बच्चों ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला टॉपिक जो है लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पान? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, नॉट एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और एनीथिंग, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है पैदा होने से ले करके जो अपनी एक नेचुरल डेथ मरता है, यानी कि जो प्राकृतिक जो उसकी डेथ होती है, प्राकृतिक नेचुरल डेथ, उसको लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे किसी की 10 साल है, किसी की 100 साल है, किसी की कितनी है, जो भी है, तो उसे हम लाइफ स्पान बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर स्पीसीज बाय दिस प्रोसेस। ठीक है। इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स 2 तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वही कैपेबल होता है अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर स्पीसीज को, डॉटर ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं क्लोन। मैं यहाँ पर जहाँ पर कुछ ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं लिख दिया करूँगा, लेकिन इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पूरा इसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ बस। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। इनमें कोई भी किसी तरह की वैरायटी देखने को नहीं मिलती, और जो वैरायटी देखने को मिलेगी भी ना इसमें क्लोन में, वो बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया? Asexual reproduction is those type of reproduction in which a single body of organisms is capable to produce new offsprings. क्लियर हो गया? अब इसमें कई तरह से होते हैं, जैसे कि 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन ये 12th क्लास का सिलेबस है, लेकिन 10th में भी हमने 6 तरह के पढ़े हुए थे। तो जिसमें से पहला आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो अपने सेल डिवीजन में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक सेल अपने जब उसमें सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है बाई माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। ठीक है। तो बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2, तो 2 तरह से जब, और फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वो एक जो सेल है वही 2 उसमें पीसेस में टूट जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल है आपके अमीबा वगैरह, वो इसके थ्रू ही डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब इसमें बाइनरी में भी जैसे इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे मल्टीपल फिजन आ जाएगा। तो मल्टीपल फिजन में क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन में तो क्या होता है कि पहले कार्योकाइनेसिस होती है। कार्योकाइनेसिस एक वर्ड में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं वो। कार्योकाइनेसिस, और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस होती है। कार्योकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है, और साइटोकाइनेसिस में इसके साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होता है। तो बाइनरी फिजन में जो बेसिकली हो रहा होता है ना, उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पीसेज में टूटता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म आधा आधा दोनों तरफ अलग अलग उसमें चले जाते हैं, और फिर वो 2 सेल बना लेते हैं। हम इसी को बोलते हैं कि उसमें एक पेरेंट बॉडी से, जैसे कि ये एक पेरेंट बॉडी है, इससे 2 बॉडी बन जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। अब आता है बडिंग। बडिंग के केस में क्या होता है? जैसे कि ईस्ट में हो सकता है या फिर आपके हाइड्रा में हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये बडिंग है। बडिंग क्या चीज़ है? इसमें जैसे कि एक जो है उसी न्यूक्लियस में, जैसे ये न्यूक्लियस है थोड़ा सा आगे ऐसे जाके, फिर ये इस तरह से, फिर ये ऐसे करके इसमें एक आउटग्रोथ होती है। जो पेरेंटल सेल है यानी कि जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उसमें एक आउटग्रोथ निकलेगी, और वही आउटग्रोथ इसमें 2 तरह से हो सकती है, या तो उसमें जुड़ी रहेगी या फिर वो अलग अलग हो जाएगी। तो हम इसी को बोलते हैं बडिंग। ये जो आपको दिख रही है ना आगे छोटे छोटे ये सर्कल से दिख रहे हैं, ये बड हैं। ये बेसिकली यही आगे चल के क्या होते हैं? मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट बॉडी से अलग भी हो सकते हैं इसके साथ में जोड़े जोड़े, और लेकिन अगर ये अलग होते हैं या उसमें साथ में भी जुड़े रहते हैं तो ये कहीं न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने में कैपेबल होते हैं।
तो जो कि ये भी एक बडिंग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा कुछ अलग से बताने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज जो एनसीईआरटी पहले हम उसी को कवर कर लें वही बहुत है हमारे लिए। फिर आता है जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं? ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप में ही होते हैं ये। जैसे बहुत सारी एल्गी फंगाई में इनमें होता है, एल्गी वगैरह में। तो एल्गी में जब ये हो रहा होता है तो ये इसमें क्या होगा कि ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। जैसे आपका एल्गी का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। इसमें फ्लैजिला होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखें कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा। मैं पूरा एकदम डायग्राम ड्रॉ नहीं करने जाऊँगा, बस एक हल्का सा रफ आइडिया दे रहा होता हूँ। जैसे ये है आपका क्या चीज़ है? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में ही जो दो गैमीट बनेंगे, जो जूस्पोर बनेंगे, वो क्या होते हैं कि जू का मतलब क्या होता है? मोटाइल। ये मोटाइल मूव करने वाले ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं। एक अपनी पेरेंटल बॉडी में ये ग्रो करेंगे, उसके बाद एक से बहुत सारे नंबर में बनते हैं, एक से ज़्यादा बहुत सारे नंबर में बनते हैं, और फिर हर एक इंडिविजुअल ऐसा एक नए क्लेमाइडोमोनास को जर्मिनेट या कर सकता है और उसको फॉर्म कर सकता है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जो कि कुछ दूसरे तरह के होते हैं, जैसे कि कोनिडिया हो गया, बर्ड्स हो गए, जेम्यूल्स हो गए। कोनिडिया किस में होता है? ये एक पेनिसिलियम, एक फंगाई होता है, उसमें होते हैं ये कोनिडिया का। आप इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि कोनिडिया पेनिसिलियम में किस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसमें समझने पे फोकस करिए, नोट्स उतारने के लिए नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप नोट्स आराम से अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाए पहले, वही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि ये इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर ये न्यूक्लियस होंगे। अब इसी में से कुछ सेल ऐसे करके निकले रहेंगे, ऐसे करके, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये कोनिडिया होते हैं। इनमें अंदर न्यूक्लियस होता है, और यही जो है ये कोनिडियोफोर बोले जाते हैं, जिन पे कोनिडिया लगे हुए हैं। ये एक सिंगल कोनिडिया जब ये सेपरेट होगा, अलग होगा, तो अलग होने के बाद ये एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाएगा, जैसे कि ये पेनिसिलियम में होता है, इसका एग्जांपल है। जैसे अब आता है बर्ड क्या होते हैं? जैसे हाइड्रा आपने देखा होगा, 10th क्लास में भी देखा होगा, जैसे कि इस तरह से रहता है ना। ये हाइड्रा बन गया। इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपको ये आउटर ग्रोथ दिख रही है, पेरेंटल बॉडी ये वाली है, इसमें ये जो इसका ये आउटर ग्रोथ जो दिख रहा है आपको, यही जब ये ग्रो कर जाएगा अच्छे से, तो ये इस पेरेंट बॉडी से यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये फिर से एक सेम हूबहू एग्जैक्ट ऐसा ही एक नया हाइड्रा बना देगा, जिससे आप इसमें बोलेंगे ये एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखें आप इसे ज़रूर खास करके। तो ये जो बडिंग टाइप का जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपको मैंने ईस्ट में भी बताया है। कहाँ गया ईस्ट में? मैंने बताया था ना यहाँ पर, ये वाला। और ये आपका हाइड्रा में भी होता है। अब आते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल्स क्या होते हैं? ये स्पॉन्ज में होते हैं। जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें, सिंपली मैं इसे बना के दिखा देता हूँ। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही हैं, ये क्या चीज़ है? ये आपके ये जेम्यूल्स हैं, और यही फिर क्या करेंगे आगे, ये ग्रो करने के बाद एक नए स्पंज को फॉर्म करने में ये कारगर होंगे ये, ठीक है। तो ये आपके ये जो तीनों अलग अलग टाइप में आपको ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोनिडिया हो गया, ये रहा जो पेनिसिलियम में होता है, जैसे कि बर्ड हो गया, हाइड्रा में होता है, जैसे जेम्यूल्स होते हैं स्पंज में। तो ये इस तरह से अपने उसको फॉर्म करके नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में ये कारगर होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने अभी तक क्या बताया है कि सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि इसमें ये सिंगल ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल होता है, एक से ज़्यादा मतलब
आप 3 माने 4 माने या मल्टीप्लिकेशन में कितने भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं, और एक ये रैपिड रेट से बनाते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको क्लोन बोला जाता है। अब आते हैं दूसरे, इन प्लांट्स वेजिटेटिव। अब ये देखिए, जैसे कि अब ये तो लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही थी, अब आता है जैसे कि प्लांट्स में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। लेकिन जो हम बोल रहे हैं जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन, ये क्या चीज़ होता है? ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इसके कई तरह से नाम होते हैं, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये जितने भी हैं ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं, यानी कि वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जिनके बाद में एक नया प्लांट बॉडी यानी कि नई डॉटर प्लांट बॉडी को ये लोग जर्मिनेट कर सकते हैं या कि बना सकते हैं। जैसे रनर आपने देखा होगा, जैसे कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं, क्रीपर्स, तो वो रन करते हैं तो उसकी जो निकल रहे होते हैं ना स्टेम और उनके से उसमें से, तो मॉडिफाई करके वो रनर टाइप का ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि वो एक नए प्लांट बॉडी को जर्मिनेट कर सकें और बना सकें। अब जैसे आता है राइजोम, राइजोम आपके जैसे जिंजर हो जाएगा, अदरक जैसे बोल रहे हैं आप। अब जैसे ये अदरक है, अब इसमें से ये जो फाइब्रस टाइप की रूट्स जो निकली हुई हैं ना, इसी को हम बोलेंगे राइजोम। और यही फिर राइजोम आगे चल के क्या बना देंगे? ये पूरी की पूरी ये अदरक को बना देंगे। ये क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आता है दूसरा सकर। सकर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आते हैं। ये सकर जैसे कि प्लांट में बहुत सारे अलग अलग जैसे कि वो इनकी ये निकलते हैं इनकी रूट्स टाइप में, और ये उसको वहाँ पर से एब्जॉर्ब करने के और उनको कुछ उस तरह से काम करते हैं, और ये नए उसको बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे ट्यूबर हो गया, कि ट्यूबर क्या चीज़ है? ये ट्यूबर चीज़ है आपकी, पोटैटो होता है उसकी जो आई बर्ड होती हैं उसे ट्यूबर भी बोला जाता है, पोटैटो ट्यूबर। तो जैसे कि आपने ये देखा होगा, जैसे कि इधर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये पोटैटो है, अभी जैसे आपकी आई बर्ड है, तो ये क्या होगा अगर आप इसे जैसे किसी इसको यहाँ पर आप काट करके इसे अगर आप मिट्टी में गाड़ देते हैं या सॉइल में आप इसे दबा देते हैं, तो फिर ये इतना पीस जैसे ये रहा, ये आई बर्ड के साथ में, लेकिन पोटैटो ट्यूबर का ये आई बर्ड के साथ में अगर जब आप इसे मिट्टी में दबा देंगे तो ये नया आलू ये प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं ऑफसेट एंड बल्ब। अब जैसे ऑफसेट होता है आपका वाटर हाइसिंथ, आपने देखा होगा, जलकुंभी देखा होगा, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं उसे, जलकुंभी। तो जैसे इनका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो दोनों पोर्शन है ना जलकुंभी के, ये अलग अलग जो इनके ये प्रोट्रूडर टाइप में होते हैं, फूले हुए जो हिस्से होते हैं, तो ये जो इनका ये जॉइंट पार्ट है ये इसको बोलते हैं ऑफसेट। यही आगे चल के फिर क्या करेगा, अगर आप देखेंगे तो ये नए वाटर हाइसिंथ को जर्मिनेट करने में, ग्रो करवाने में ये हेल्प करते हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम करते हैं आगे। अब आता है जैसे एनसीईआरटी में जैसे बुलबिल भी दिया हुआ है कि वो एगेव में काम आता है, लेकिन जैसे हम इसकी बात करें अगर बल्ब की, तो आपने ओनियन में देखा होगा, ना आपने, जैसे ये प्याज हो गई, ओनियन। तो जो इसमें ये जो बल्ब होता है ये भी हेल्प करते हैं इसमें कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रमोट करने में। ठीक है। अब ब्रायोफिल्म लीव्स तो आप 10th से पढ़ते ही आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो इनके एपिकल नोचेज होते हैं, जैसे किनारे होते हैं, कोने, यहाँ पर ये ना बड टाइप के बनते हैं, ये इसे हम लीफ बड बोलते हैं। यही फिर यहाँ से सॉइल में गिरते हैं और गिरने के बाद एक नए ब्रायोफिल्म
प्लांट को जर्मिनेट करने में ये हेल्प करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पूरे तरह से जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करी है, वो भी खाली एक सिंगल पेज में। और आप कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी पढ़ के उसे नोट्स बनाएं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। लेकिन समझ में आना चाहिए और उसको समराइज़ करके शॉर्ट में, मैंने इसे समराइज़ करने की कोशिश की है और इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, जहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते। थैंक यू।